To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them. नमस्कार, सनसेट टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम्बरा। 21 अक्टूबर को भारतीय नृत्य पर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का समापन समारोह मनाया गया। आज कला दर्शन में देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। संगीत नाटक अकादमी ने संस्कृति मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से भारतीय नृत्य पर अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर से कलाकार सम्मिलित हुए। 16 अक्टूबर से आयोजित इस महोत्सव का समापन 21 अक्टूबर को हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। Howsoever may be the divisiveness, the unity brought about by culture, by dance and music is impregnable. It is lasting. It is soothing. It is seamless connect of heart and soul of the people. Sangeet, dance and music are natural connecting mode. They bring about a friendship beyond language or other barriers. Sangeet Natak Academy plays a crucial role in converging talent across Bharat. And Bharat means a gold mine of fine arts. The world recognizes it. We feel it. Amazing, unbelievable. One has to see to believe. I saw it myself. This can turn out to be great facet of cultural diplomacy. And art does not define dominance. Art defines integration. Culture, music, art, they unite, they never dominate. भारत की जीवंत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं पर विचार रखते हुए उपराष्ट्रपति ने यह माना कि यूनेस्को ने कालबेलिया, गरबा और छाऊ सहित 8 भारतीय नृत्य शैलियों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। भारत इज अ लिविंग सिविलाइजेशन with geniuses like Tansen, Tagore, Purandara Dasa and Swami Haridas. But there was a time in our history, 400, 500 years back, where music was discarded
by the then rulers. Our most precious treasure was antithetical to their values. We suffered that kind of repression. But our belief throughout has been that in every part of this great land, those who nurtured, blossomed, furthered the cause of dance music were held in high esteem. And I'm so happy and delighted that in last 10 years, the recognition extended to eminent, deserving personalities from this domain is very commendable and soothing. This will help come our challenges of day-to-day life. They will help us to nurture our indomitable spirit. Art and culture are vital to our existence, shaping our identity and relationships. Dance is both a window to our past and a pathway to our future. Together, let's celebrate the enduring relevance of Indian dance and arts, ensuring they continue to enrich our lives and the world. इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा सांसद हेमा मालिनी, संस्कृति मंत्रालय में सचिव अरुणीश चावला, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा, पद्म विभूषण डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। समापन समारोह में पहली प्रस्तुति संगीत नाटक अकादमी की उत्कर्ष अ मोज़ैक ऑफ इंडियन फोक एंड ट्राइबल डांसेस रही। इसकी कोरियोग्राफी फेमस कोरियोग्राफर देवेंद्र शेलार ने की थी। महोत्सव का समापन प्रख्यात कथक नर्तक एवं गुरु राजेंद्र गंगानी एवं उनके शिष्यों की प्रस्तुति के साथ हुआ। छह दिवसीय इस महोत्सव ने कला जगत को लंबे समय तक याद रखे जाने योग्य एक बेहतरीन अवसर दिया। यह आयोजन दरअसल भारतीय नृत्य परंपरा का जश्न था। सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मश्री गीता चंद्रन ने अपनी मंचीय प्रस्तुतियों के 50 साल पूरे किए। इस यात्रा को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय भरतनाट्यम महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु पद्मश्री गीता चंद्रन ने भरतनाट्यम के क्षेत्र में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय भरतनाट्यम महोत्सव का आयोजन किया गया। अक्टूबर 1974 को 12 साल की युवा गीता तब की रामकृष्णन ने अरंगेत्रम किया, यानी पहली बार मंच पर प्रस्तुति दी। यह गीता चंद्रन के 5 दशकों तक चली यात्रा की शुरुआत भर थी, जो आज भी अनवरत जारी है। 50 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा, क्योंकि नृत्य में इतना कुछ है और इसके एस्पेक्ट्स इतने सारे हैं। पहले कुछ साल तो इसको सीखने में, इसमें पारंगत होने में लग गए, फिर उसके बाद उसको अपने आप पर बिठाना, एक स्टाइल सीखना एक चीज़ होता है, फिर उसको अपने लिए एक वोकैबुलरी बनाना, तरीका बनाना, उसमें कुछ साल निकल गए। फिर सिखाने में लग गई मैं नाट्य वृक्षा में। तो मुझे लगता है इतने सारे कोरियोग्राफी करना, फिर उसके बाद कंडक्ट करना बच्चों के लिए, फिर गायन में देना टाइम, फिर पढ़ने पढ़ाने में the intellectual component of the dance. So dance is such a complex dance art form कि इसमें करने के लिए अभी भी बहुत बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ अच्छा किया होगा कि हम इस क्षेत्र में हैं और नृत्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कभी एक नृत्यांगना ये नहीं कह सकती कि मैं जो कर रही हूँ उससे मैं बोर हो गई हूँ, कभी नहीं होता है। हर दिन यही लगता है और क्या नया कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, और इस कला और इस विधा, इस धरोहर को आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो 50 साल में बहुत कुछ यही सीखने को मिला, बहुत लोगों से मिलने को मिला, बहुत जगह है जाने को मिला जहाँ नृत्य कभी हुआ ही नहीं था, ऐसे जगहों पे भी हम लोग किया है, और बहुत इंटरनेशनल फोरम्स में भी अपने नृत्य की प्रस्तुति, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है वो भी हो पाया। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय इस आयोजन के पहले दिन प्रवाहती की प्रस्तुति दी गई।
नृत्य संस्थान नाट्य वृक्ष ने इस महोत्सव का आयोजन किया था। इस संस्थान की संस्थापक और अध्यक्ष गीता चंद्रन है। इसके जरिए वह लगातार युवा कलाकारों को प्रशिक्षित कर रही हैं। इस अवसर पर भरतनाट्यम गुरु गीता चंद्रन ने अब तक के अपने सफर से जुड़ी कुछ सुंदर यादों को साझा किया। बहुत सारे यादगार लम्हे हैं जो जब मेरी गुरुजी जैसे बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट कभी करती नहीं थी। एक नॉड उन्होंने जब किया एक पीस करने के बाद स्टेज पे, तो वो मेरे लिए बहुत एक बड़ी चीज़ हो जाती है। और फिर जब इंडिया 50 सेलिब्रेट हुआ यहाँ पे दिल्ली में ही, तो हम लोग सबसे छोटे जनरेशन थे जिनको प्रस्तुति करने को मिला, जहाँ पे दिग्गज कलाकार कर रहे थे। तो जब मैंने पोस्टर पढ़ा जहाँ पे सारे मृणालिनी साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति और माया राव और ऐसे सारे महाराज जी, ऐसे सब लोग थे, तो हम लोग भी उस कड़ी में जुड़े हुए थे। तो लगा कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे ऊपर बहुत उत्तरदायित्व है कि इस कड़ी को बिना संभाल के आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। बताते चले, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम इस देश की प्राचीन नृत्य शैलियों में से एक है। यह नृत्य संभंग, अभंग और त्रिभंग में बटा रहता है। 2 दिवसीय यह उत्सव भरतनाट्यम नृत्य को पसंद करने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर था। Hey
तजं तनदिरनदीं तानननदिं तदिरना तिल्लानतजं 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 तनदिरनदीं तानननदिं तदिरना। संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। अंत में आपको छोड़े जाते हैं इसी त्यौहार पर एक छोटे से रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। शरद ऋतु के आगमन के साथ दीपावली की शुरुआत होती है। दीपावली का ये त्योहार अपने साथ अनेक पर्वों त्योहारों को लेकर आता है। उल्लास के इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन से बाजार दीपावली की खरीद के लिए सज जाता है। इस दिन नए बर्तन, सोने चांदी की खरीद का प्रचलन है। धनतेरस पर सौभाग्य और सुख की कामना के साथ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब सागर की गहराई से 14 रत्न निकले थे। धन्वंतरी इन्हीं रत्नों में से एक है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का आचार्य माना जाता है। शरद ऋतु के आगमन के साथ मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है। पर्व त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, संभवतः इसे ही ध्यान में रखते हुए एक दिन आरोग्य के देवता आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी को याद करने के लिए तय किया गया, जिसे त्योहारों के साथ जोड़ दिया गया। धनतेरस के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 रानियों को मुक्त कराया था और उनसे विवाह किया था। कहते हैं उस दिन द्वार पर या घर से बाहर दीपक जलाने से नरक की यातना से परिवार को छुटकारा मिलता है। तीसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी रोज श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में संपूर्ण अयोध्या को दीपों से सजाया गया था, जो आगे चलकर दीपों के पर्व में परिणत हो गया। एक और मान्यता यह भी है कि श्राद्ध के दिनों में जो पितृगण धरती पर आते हैं, इस दिन उनकी वापसी होती है। उनकी राह प्रशस्त करने के लिए ही दिए जलाए जाते हैं और आकाश को रोशन करने के लिए आसमान तारे जलाए जाते हैं। इसी रोज अमृत मंथन से 14 रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन घरों के मुख्य दरवाजे के आगे रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है और दरवाजों को तोरण से सजाया जाता है। रात को मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। घरों को रोशनी से सजाया जाता है। दीपावली पर कहीं लक्ष्मी गणेश तो कहीं काली पूजा की प्रथा है। कहीं कहीं कुबेर और यक्ष पूजा का भी प्रचलन है। कुबेर धन के देवता हैं और यक्ष धन के रक्षक है। व्यापारियों का बही खाता भी दीपावली से शुरू होता है। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट की पूजा होती है। इससे भी जुड़ी कथा है। कहते हैं कि कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाई तो इंद्र कुपित होकर प्रलयंकारी वर्षा करवाने लगे, जिससे संपूर्ण ब्रजभूमि डूबने लगी। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर संपूर्ण ब्रजवासियों को इससे बचाया। ऐसा कहते हैं कि गोवर्धन के नीचे भगवान कृष्ण ने
सभी से खाने पीने के जो भी सामान उपलब्ध हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ बांटने के लिए कहा था। इससे एक समुदाय के रूप में इकट्ठा हुए लोग भूख से लड़ने में सफल हुए और इस मुश्किल घड़ी का सामना किया। इसलिए इस दिन नए कूटे अन्न का भोजन बनता है, जिसे दोस्तों और परिवार में बांटा जाता है। अन्न कूट के अगले दिन भाई दूज मनाया जाता है। यह भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित होता है। बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, वहीं भाई उन्हें उपहार देकर अपना प्यार जताता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन हर जगह यह त्योहार भाई बहन से ही जुड़ा हुआ है। इस दिन चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा की जाती है। इस दिन लेखनी, दवात और पुस्तकों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही बिहार के महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है, जो दीपावली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। कह सकते हैं कि कार्तिक का पवित्र महीना उत्सवों का महीना है। ये उत्सव ही हैं जो जीवन में उत्साह बनाए रखते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में भी इन उत्सवों की सहभागिता है। स्थानीय सामग्रियों की खरीद फरोख्त ऐसे उत्सवों में बढ़ जाती है, जिससे देश का हर घर रोशन हो जाता है। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.